नाज़रीन आदाब, जमहूरियत का सबसे बड़ा त्यौहार आम इंतखाबात है। 5 बरस में एक बार होने वाले इस त्यौहार का इंतजार वोटरों को होता है। जमहूरियत के जश्न की आमद है। सियासी जमातें चुनाव मूड में नजर आ रही हैं। लीडरों के जलसे, जुलूस और रैलियों से इलेक्शन का पूरा माहौल तैयार हो रहा है। सियासी जमातें वोटरों को राम करने के लिए वादे और दावे कर रही हैं। वोटर इनकी बोलियों को भी तोल रहे हैं। हर बात का तनकीदी जायजा लिया जा रहा है, या फिर यूं कहें कि सियासी पार्टियों का तर्ज अमल स्कैनर पर आ गया है। मुल्क भर में इलेक्शन का मंजरनामा कैसा बन रहा है, उनके अवामिल और मुहर्रिकात क्या हैं, जमीनी हकायक क्या है, सियासी पार्टियों की दाखिली, खारिजी और इलेक्शनी मजबूरियां आखिर क्या हैं, और फिर अवाम की क्या तवक्कात है। इलेक्शन वॉच में आज हम इसी सब पर एक तफसीली नजर डालेंगे। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार की सभी सियासी पार्टियां सूबे की 40 पार्लिमानी हलकों में पार्टी को कामयाब बनाने की मुहिम में जुट गई हैं। हालांकि सबसे अहम बात कि अभी सीटों की तकसीम का मरहला बाकी है, और मुस्लिम वोटों को भला हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मुस्लिम वोटों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है ही। सूबे की मुस्लिम आबादी का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा इशू बुनियादी सहूलियात के साथ साथ सियासी हिस्सेदारी से भी जुड़ गया है। सियासी शऊर आ गया है। मुस्लिम तंजीमों और दानिश्वरों ने आबादी के तनासुब से टिकट देने का मुतालबा भी कर डाला है। खास रिपोर्ट। बिहार के 40 पार्लिमानी हलकों में करीब 9 ऐसे हलके हैं जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मगरबी और मशरकी चंपारण के पार्लिमानी हलकों में मुस्लिम आबादी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। इसके साथ ही भागलपुर, गया और नालंदा के पार्लिमानी हलकों में भी जिस पार्टी को मुसलमान वोट करते हैं वो कामयाब होता है। लेकिन सियासी पार्टियां मुसलमानों को टिकट देने के मामले में इम्तियाज बरतती रही हैं। नतीजे के तौर पर ऐवान में मुसलमानों की पहुंच नहीं के बराबर होती है। इस बार के इंतखाबात में सियासी हिस्सेदारी का सवाल बड़ा मुद्दा बन सकता है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी जो है बहुत ही खासी आबादी है, जहाँ का रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को ही मिलना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी वजह से वादे तो होते रहे हैं, लेकिन वहाँ मौका मिला नहीं है। ऐसी हालत में तो मुसलमानों को उनकी आबादी के तनासुब से मिलना चाहिए। इसको हमेशा मैं जिस चीज़ को कहता रहा हूँ कि इसको होलिस्टिक अप्रोच में लेना चाहिए। मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का सवाल नहीं है, पूरे समाज का सवाल है। जमीयतुल उलमा बिहार, अमारत शरिया और जमाते इस्लामी काफी दिनों से सेकुलर कही जाने वाली सियासी पार्टियों से आबादी के एतबार से टिकट का मुतालबा कर रही हैं। सूबे में एनडीए इत्तेहाद की अहम पार्टी जेडीयू मुसलमानों की मसीहाई का दम भर रही है। वहीं अजीम इत्तेहाद के आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी की नजर मुस्लिम वोटों पर है। एलजेपी भी मुसलमानों को रिझाने की कवायद में जुटी है। ऐसे में मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि हर इंतखाब में इन्हें लॉलीपॉप दिखाया जाता है, लेकिन इस बार जो पार्टी मुसलमानों को टिकट देने के मामले में इंसाफ करेगी, मुसलमान उसको वोट करेंगे। अक़लियतों की आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं पाती है उस नुमाइंदगी के हिसाब से, उससे हम मुतासिर होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको बराबर की आबादी के लिहाज से उस अक़लियतों को बराबर की हिस्सेदारी सियासत में चाहिए। इसलिए हमारा मुतालबा होगा इस वक्त जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है, टिकट तकसीम होने जा रही है, कि ये तमाम पार्टियाँ अक़लियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से सियासत में हिस्सेदारी दें, टिकट दें। गौरतलब है कि गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी 22 सीटों पर कामयाब रही थी। कांग्रेस को 2, एनसीपी को 1, जेडीयू को 2, एलजेपी को 6, आरजेडी को 4 और आरएलएसपी 3 सीट पर कामयाब रही। तब सियासी मंजरनामा कुछ और था। इस बार पार्टियों का इत्तेहाद बदल गया है और इसी के साथ सूबे की सियासत भी।
इस सियासी बदलाव में मुसलमान भी अपने लिए रास्ता तलाश कर रहा है। अपने हालात से दुनिया के हालात का अंदाज़ा लगाना चाहता है। अब अगर उसे अपना ही विकास नज़र नहीं आता है तो उसे लगता है कि उसका विकास नहीं हो रहा है और वो कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। तो ज़रूरत ये है कि पहले तो देश को बचाया जाए, देश के सेकुलर किरदार को बचाया जाए, क्योंकि इसके बगैर देश नहीं बचेगा। और दूसरी बात, रोज़ी का मसला है, रोटी का मसला है, मकान का मसला है, ये जो हमारे बुनियादी मसाइल हैं, या सत्ता में जिस सत्ता को हमने हासिल किया उसमें हमारी मुनासिब भागीदारी हो रही है या नहीं। दानिश्वरों के मुताबिक दस्तूर की हिफाजत सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मानते हैं कि मौजूदा हुकूमत दस्तूरी आज़ादी को मजरूह कर रही है। वो मुसलमानों के बुनियादी सवाल को भी सामने रखकर फैसला करने की बात करते हैं। सूबाई हुकूमत की पॉलिसी का भी असर पार्लिमानी इंतखाब पर होगा और मुसलमानों के मुख्तलिफ मसले भी सामने होंगे। और बिहार में कम से कम 40 जो हल्के हैं पार्लिमानी, उनमें से 10 से 15 हल्के ऐसे हैं जहां मुसलमान बड़ी आसानी के साथ जीत सकता है, बशर्ते कि सियासी पार्टियां उनको टिकट दें। इसलिए मैं तमाम सियासी पार्टियों को, और ख़ास तौर से जो सियासी पार्टियां सेकुलर कहती हैं अपने आप को और मुसलमानों का बहीखा कहती हैं और उनका वोट लेती हैं, उनको ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि वो इसी तनासुब में कम से कम 10 से 12 टिकटें हर सियासी पार्टी दें। दानिश्वरों का कहना है कि सेकुलरिज्म का नारा बुलंद करने वाली सियासी पार्टियों ने भी मुसलमानों को ठगने का काम किया है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में आज भी बुनियादी सहूलतों की कमी है। रियासत के आधे से ज्यादा स्कूलों में उर्दू के असातिज़ा नहीं है। सीमांचल के मुस्लिम इलाकों में स्कूल और कॉलेज की कमी है। हुकूमत हर बार इन तमाम मसलों को हल करने का दावा तो करती है, लेकिन मसला जूं का त्यों बना रह जाता है। माइनॉरिटीज़ को लेकर तो आप सबसे बड़ा इशू, तो मैं अक्सर एक बात कहता रहता हूँ कि तालीम पहली तरजीह का मुतालबा करती है। आप देखें कि हमारे जो इलाके कॉन्सेंट्रेटेड इलाके हैं उसमें स्कूल्स नहीं हैं, और अगर स्कूल्स हैं भी तो 5, 6, 7, 8 किलोमीटर दूर स्कूल्स हैं जहाँ लड़कियाँ बहुत मुमकिन है कि नहीं जा सकती हैं। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि एक बेहतरीन सर्वे हो और ये देखा जाए कि इन इलाकों में स्कूल्स की फैसिलिटी नहीं है, वहाँ स्कूल्स का क़याम हो। तालीम पहली तरजीह का मुतालबा करती है जो मैं कहता हूँ, और उसके बाद यकीनन सेहत है, तालीम, सेहत, और वो उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कहा जाता है और जिसके लिए MST प्रोग्राम भी चलाया गया है, उसके ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। जहाँ जो मंसूबे हैं उन तक नहीं पहुँचते हैं, जो उनके लिए मुख्तस किए गए हैं पैसे वो खर्च नहीं हो रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिसे सर जोड़कर बैठना होगा और इसे ज़मीनी सतह पर। रियासत के मुस्लिम इलाकों में रोजगार सबसे बड़ा मसला है। बीड़ी मजदूरी, बुनकर, लैटी का काम करने वाले लोग मुश्किल में हैं। खेती से जुड़े लोगों को हुकूमत की तरफ से राहत नहीं मिल रही है। दूसरा कोई रोजगार नहीं है, लिहाजा बड़ी आबादी रोजगार की तलाश में माइग्रेट कर जाती है। हुकूमत अक़लियतों के लिए कई तरह की स्कीमें चला रही है, लेकिन ज्यादातर स्कीमों की रकम हर साल लैप्स कर जाती है और इसका फायदा लोगों तक नहीं पहुँच पाता। सूबे की 17% मुस्लिम आबादी इस बार के इंतखाब में संजीदा फैसला करने का मिजाज रखती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। 2019 लोकसभा इंतखाबी जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में खुद को बड़ा खिलाड़ी साबित करने की गोया होड़ मच गई है। दोनों के दावे ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के हैं, लेकिन MP में ऐसी सीटें हैं जहां के किले की दीवारों को मिसमार कर पाना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बेहद मुश्किल रहा है। हमारी ये खास रिपोर्ट। कैसे टूटेगी मजबूत किलों की दीवार? सियासत के गढ़ जहां नहीं होती सेंधमारी। क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस तोड़ पाएंगी ये जाल? यहां एक सीट पर कई दावेदार। सरकार भले बदल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश के सियासत के कुछ किले ऐसे हैं जहां इन बदलाव का असर कम ही होता है। चुनाव की तारीख बताती है कि इन किलों को फतह करना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए साल दर साल मुश्किल ही रहा। आज हम आपको कुछ ऐसी ही लोकसभा सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चैलेंजेस ज्यादा रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट। ये सीट बीजेपी के पास
1989 से लगातार है। 1984 लोकसभा चुनाव में इस सीट से कांग्रेस के KN प्रधान ने चुनाव जीता था। उसके बाद से 2014 तक ये सीट कांग्रेस फिर कभी नहीं जीत पाई। 2014 में इस सीट से बीजेपी के आलोक संजर ने जीत दर्ज की थी। इंदौर लोकसभा सीट, इस सीट पर भी कांग्रेस को 1989 से जीत का मजा चखने को कभी नहीं मिला। 1984 लोकसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के प्रकाश चंद सेठी ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से 2014 तक ये सीट कांग्रेस फिर कभी अपने कब्जे में नहीं कर पाई। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का दबदबा इस सीट पर लगातार बरकरार है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट, छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1997 में हुए एक ज़िम्नी इंतखाब को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को इस सीट पर जीत का मजा मिला ही नहीं। 1951 के बाद से इस सीट पर लगातार कांग्रेस का कब्जा रहा। MP के CM कमलनाथ खुद इस सीट से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होते आए हैं। 1998 से अब तक कमलनाथ लगातार इस सीट से MP हैं, जबकि उससे पहले भी वो 1980 से 1991 तक MP रहे हैं। गुना शिवपुरी लोकसभा सीट, गुना सीट से फिलहाल कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया रुकने पार्लियामेंट हैं। गुना सीट 1999 से कांग्रेस के कब्जे में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2002 ज़िम्नी इंतखाब में पहली बार रुकने पार्लियामेंट चुने गए थे और तब से लगातार MP हैं। हालांकि इससे पहले भी ये सीट सिंधिया खानदान के कब्जे में रही है। 1989 से 1998 तक राजमाता विजया राजे सिंधिया इस सीट से रुकने पार्लियामेंट रहीं। ये और बात है कि वो बीजेपी में थी। इसके अलावा भिंड, दमोह, विदिशा सीट भी ऐसी हैं जहां 1989 से बीजेपी का कब्जा बरकरार है। हालांकि इस बार दोनों ही पार्टियां नई हिकमत अमली के तहत इन किलों को मस्मार करने का दावा कर रही हैं। इसलिए जीत का रास्ता, जीत का मार्ग हम जानते हैं। इस चुनाव में निश्चित तौर पर हमें चुनौती तीनों सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए निश्चित तौर पर इन 3 सीटों को जीतने के में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे नेता कमलनाथ जी ये पार्टी अध्यक्ष हैं, उनका प्लान है, वो गोपनीय रखते हैं। वो ऐसा प्लान नहीं बताएंगे जिससे कि बीजेपी सतर्क हो जाए। किसकी चुनावी हिकमत अमली किस पर भारी पड़ेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सियासत की ये तारीख देखकर फिलहाल लगता तो यही है कि इन किलों में एक दूसरे के लिए सेंधमारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मुश्किल भरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आम इंतखाबात की आमद है और अब बारी है सियासी लीडरान के वादों और दावों को तोलने की, परखने की। सभी सियासी जमातें इंतखाबात से कबल वादे तो बहुत करती हैं, जोर शोर से करती हैं, मगर वो वादे वफा नहीं हो पाते। कुछ लीडरान तो ऐसे भी हैं जो कि वोट हासिल करने के लिए जिन गलियों की खाक छानते दिखाई देते थे, वो गुज़िश्ता 5 बरसों में इन गलियों में दोबारा झांके तक नहीं। उनके मसाइल कहां से हल किए जाएंगे, ये सोचने वाली अहम बात है। अब बारी है इन लीडरान के इम्तिहान की और अवाम इनके रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देती है, इस पर बहुत कुछ मुनहसिर होगा। पेश करनूल से हमारे नुमाइंदे सैयद कुदरतुल्लाह कादरी की ये रिपोर्ट। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद 2014 में पहली मरतबा इंतखाबात हुए थे। इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी ने सबकत हासिल करते हुए YSRCP को शिकस्त दी थी। आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे।
बिलखुसूस रियासत आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा इलाके के जिला करनूल को तरक्की याफ्ता बनाने का वादा किया गया था, जो खोखला साबित हुआ। ना तो यहाँ पर रेलवे कोच फैक्ट्री शुरू की गई और ना ही कोई बड़ी सनत कायम हो सकी। जितने भी वादे किए गए थे वो वफा नहीं हो सके। स्पेशली जो सेक्टर एजुकेशन हब, इंडस्ट्रियल हब और सर्विस सेक्टर को चांसेस कर्नूल इकोनॉमी में थे, वो मिस करने से हमने क्लियर से मालूम हो जाता है। नेक्स्ट फेस इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर लॉन्ग पेंडिंग प्रोजेक्ट रेलवे वैगन यूनिट अब तक का सैंक्शन नहीं। जिला करनूल में मुस्लिम आबादी तकरीबन 1 लाख है। बावजूद इसके सियासी पार्टियां मुस्लिम अक़लियतों को सियासी नुमाइंदगी देने में टाल मटोल से काम लेती हैं। हमेशा अक़लियतों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इंतखाबात के बाद इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। नवाब गुलाम रसूल खां और इसके बाद भी यहाँ पर कई सियासी कायदीन मौजूद थे, उसके बावजूद भी इनको आगे नहीं बढ़ाया गया। आमतौर पर यह कहा जाता है कि तुम्हारे पास पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, हालांकि झूठ है। पॉलिटिकल लीडरशिप आती है रिप्रेजेंटेशन से। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो उसी वक्त पर पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप होगी। जब आप सिर्फ अपने खानदान वालों को या अपने कम्युनिटी को, एक बड़ा करनूल में जात पात की सियासत बहुत चली है कि गड्डी आता है तो गड्डियों को टिकट दिलवाता है, और इसी तरीके से दूसरा होता है तो वो अपनी जात वालों को टिकट दिलवाता है। कभी भी इंसाफ के साथ मुसलमानों को आगे बढ़ाने की किसी भी सियासी पार्टी ने कोशिश नहीं की। ये एक नए तरह के हालात हैं आंध्र प्रदेश में, और वो हालात इस तरह के हैं कि ये लोगों का जो मानना है कि वाईएसआर कांग्रेस जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि वाईएसआर कांग्रेस अगर ऐसा कुछ करता है तो एक पॉलिटिकल सुसाइड होगा, क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस या टीडीपी अक़लियत जो है आंध्र प्रदेश में वो ज़्यादातर और अक्सरियत में वो वाईएसआर कांग्रेस के साथ है, और टीडीपी के साथ जाना उनके लिए एक ये उनको पता है कि वो एक एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं अपने चंद्रबाबू नायडू, और उसकी वजह से वो काफ़ी कोशिश में है कि एक नए तरीके का फ्रंट बनाया जाए। लेकिन मुसलमान तो चंद्रबाबू नायडू से पहले भी नाराज़ थे, क्योंकि वो बीजेपी के साथ कई बार जा चुके हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो है चंद्रबाबू नायडू को कि ये प्रूवन है, ये साबित हो चुकी है कि उनका बीजेपी के साथ जाना तय है। लेकिन मुसलमान वहाँ पे आंध्र प्रदेश में इस बात को समझता है, क्योंकि एक वाईएसआर कांग्रेस एक मजबूत इलाकाई ताकत के तौर पर उभर रही है, और उनको जो सपोर्ट करना होगा, और मुझे लगता है कि मुसलमान वाईएसआर कांग्रेस के साथ हो जाएगा। हुकूमत ने उर्दू की तरक्की के भी कई वादे और दावे किए थे। उर्दू जबान की तरक्की के लिए हुकूमत ने जिला करनूल में डॉक्टर अब्दुल हक के नाम से एक यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया, लेकिन आज तक उर्दू यूनिवर्सिटी का बोर्ड तक कायम नहीं किया गया, जिसके सबब उर्दू यूनिवर्सिटी के एहलकार अपने अंदाज में यूनिवर्सिटी को चलाते हैं। इसी तरह रियासत की तकसीम के बाद उर्दू एकेडमी की शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन आंध्र प्रदेश उर्दू एकेडमी को मुट्ठी भर अफराद ने अपने कब्जे में कर लिया है। इस जमाने में उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया। अगरचे कि ये यूनिवर्सिटी अंगुश्त शशुम से ज्यादा अहमियत नहीं रखती, करनूल का कोई फर्द अलीफ से वस्सलाम तक उस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं रखता। बड़ी बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी में आज तक सेनेट की तश्कील नहीं हो पाई है जो यूनिवर्सिटी में होने वाले कामों पर नजर रख सके। ये इदारा बिल्कुल अपने आप जो काम कर रहा है उससे भी लोगों को शिकायत है कि इस यूनिवर्सिटी से किसे फायदा हो रहा है। इसी तरह उर्दू एकेडमी का मामला भी रहा। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उर्दू एकेडमी से जो फायदा तेलंगाना वाले उठाते रहे उससे हमेशा यहाँ के लोग मुतनफ़िर रहे। जब यहाँ उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो यहाँ पर भी मुट्ठी भर अफराद का इजारा उस पर आज भी कायम है। जब हुकूमत 2014 में इक़्तिदार में आई तो मुस्लिम अक़लियतों के लिए जिला करनूल में हज हाउस कायम करने का ऐलान किया गया था, मगर आज तक हज हाउस का क़याम अमल में नहीं लाया गया। करनूल में तकरीबन 33,000 एकड़ वक्फ अराज़ी मौजूद है,
लेकिन हुकूमत इसकी हिफाजत करने में नाकाम नजर आ रही है। इस पर जमीन माफियाओं की लगातार नजर है। वज़ीर-ए-आज़म 15 नुकाती प्रोग्राम का भी कोई खास असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जिला कर्नूल में मुस्लिम अक़लियतों के सामने कई मसाइल खड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर हमारा कर्नूल डिस्ट्रिक्ट 53 मंडल्स हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुसलमान माइनॉरिटीज पॉपुलेशन। अब तक आगे हमारे को हज हाउस बनाते कर्नूल में बोल के सवात खान मास्क की जगह में संगे बुनियाद पत्थर डाल दिए। जगह ऐसी पड़ गई, पूरा काटी बराटी उठ के बुरे जानवर गद्दे कुत्ते सब लौट रहे वो जगह के ऊपर। ना तो उधर हज हाउस बना रहे ना कुछ भी बना रहे, खाली संगे बुनियाद का बंडा पड़ गया। बहरहाल आम इंतखाबात का ऐलान अनकरीब होने वाला है और अवाम को इंतजार उस दिन का है जब वो अपने सियासी रहनुमाओं से उनके वादे और दावे का हिसाब मांगेंगे। नई रियासत में वादे तो बहुत किए गए, लेकिन वफा कितने हुए ये तो अवाम को ही तय करना है और बारी है वोटर की जब वो अपने लीडर का इंतखाब करते वक्त उसके वादों और दावों को ध्यान में रखकर अपना वोट कास्ट करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कर्नूल से कुदरतुल्लाह की रिपोर्ट। तो इलेक्शन वॉच में आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इलेक्शन से जुड़ी तमाम तर अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तमाम तर रियासतों पर हमारी नजर यूं ही बनी हुई है। अब हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।